मुट्ठी में पैसा लेके जाओ, बोरी में सामान लेकर आओ। तो पता तो चले कि वो चीज़ एग्जिस्ट करती है पहले, कि उनके पास ये स्टूडियो अवेलेबल है, ये एग्जिस्ट भी करता है। सिर्फ स्कूल के बच्चे रह गए जो आते हैं, इसके अलावा कोई नहीं आता। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होंगी, तो आप पहले से प्रिपेयर होंगे अपने काम को लेकर। हाँ, कि कोई और भी कारोबार करें, ये फोटोग्राफी में जान नहीं रहे, तो वो उनको सिखाएं, वो वहाँ पर क्लासेस भी दे सकते हैं। के रास्ते बहुत सारे हैं, अब ये आप पर है कि आप कौन सा रास्ता चुनकर अपने आप को और अपने कारोबार को बदल सकते हैं। मेन अरीना के अंदर जो है ना, आपको कैंडिड शॉट्स ज़्यादा काम आते हैं, क्योंकि वहाँ पर मीट एंड ग्रीट चल रहा होता है ज़्यादातर इवेंट्स में। हाइलाइट्स देखकर आप यकीनन समझ गए होंगे कि आज हम किस मौजू पे बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फोटोग्राफी प्रोफेशन के बारे में, जिसमें आप देखते थे कि जब हम स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के फॉर्म भरते थे तो उसमें हमें एक तस्वीर लगानी होती थी, जिसे हम पासपोर्ट फोटो के नाम से जानते थे। इसके लिए हम रुख करते थे फोटो स्टूडियो की दुकानों का, जहां पर इनके छोटे छोटे स्टूडियोज हुआ करते थे, जहां पर नीले और सफेद बैकग्राउंड में तस्वीर खींचकर उसे पासपोर्ट साइज में बना के सारिफ को फराहम किया जाता था। पहले के दौर में रील वाले कैमरे आया करते थे, जिसमें काफी वक्त लगता था, लेकिन फिर दौर बदला और डिजिटल कैमरों ने उसकी जगह ले ली, जिसे आप तस्वीरें खींचने के बाद बाआसानी कंप्यूटर में लगा के कलर प्रिंटर के जरिए उन तस्वीरों को निकाल सकते हैं। वो इश्तिहार तो आपने बहुत सी दुकानों के बाहर देखा होगा कि 100 रुपए में 12 तस्वीरें हासिल करें, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन दौर एक बार फिर बदला और मोबाइल फोन में इतनी एप्लीकेशंस आ गई हैं कि लोग अपनी तस्वीरें खींच के उसका बैकग्राउंड बदल सकते हैं। और मोबाइल कैमरों में इतनी जिद्दत आ गई है कि जिसमें लोग और भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। लेकिन डिजिटल टेक्नोलॉजी के आने की वजह से दुकानों में खुले स्टूडियोज को कितना नुकसान हुआ, उनकी कमाई पहले कितनी थी और अब कितनी है, और टेक्नोलॉजी की वजह से उनके कारोबार पर कितना असर पड़ा, आइए उनसे ही सुनते हैं। डिजिटल दौर के आने के बाद आपका काम कितना मुतासिर हुआ? इतना मुतासिर हुआ है कि ये समझ लें कि 100 में से 75% जो है ना वो ख़त्म हो गया है, 25% चल रहा है। काफ़ी मुतासिर हो गया है, यानी बहुत कम 50% रह गया। सर डिजिटल दौर आने के बाद काम तो फिर काफ़ी मुतासिर हुआ है, इसलिए आप जिसको देखें वो डिजिटल के ऊपर ही चल रहा है। हमारा तो सारा मुतासिर हो गया। पहले पासपोर्ट साइज तस्वीरें आती थी, अब वो वहीं पर ही बनती हैं। पासपोर्ट साइज तस्वीरें लाइसेंस की आती थी, वो वहीं बनती हैं। यह हमारा रीलों का काम होता था, ये पूरी ना लैब होती थी, ये पूरी लैब होती थी, ये ऐसी यहाँ मशीनें वगैरह लगी हुई। अब 1% भी काम नहीं है, एकदम 0/0। बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है डिजिटल दौर आने के बाद और स्मार्टफोन आने के बाद। काफ़ी हद तक जो है ना कमी आई है काम तो बहुत मुतासिर हुआ है। पहले रीलों का था और मोबाइल आने से ये कि मोबाइल में लोग खींच लेते हैं तस्वीर, दिल चाहा बना लिया, नहीं तो डिलीट कर देते हैं। सर काफ़ी हद तक मुतासिर हुआ है डिजिटल दौर आने पर। पहले यहाँ पे लाइन लगी होती थी लोगों की, कस्टमर्स की ना। पहले हम अपनी डिमांड पे काम करते थे, अपनी मर्जी से करते थे, अब हमें कस्टमर की डिमांड पे उनकी मर्जी मुताबिक काम करना होता है। भाई बहुत कम हो गया है। पहले ये था पासपोर्ट साइज़ हर चीज़ में तस्वीरें चाहिए होती थी, अब कॉलेजों में और बाकी चीज़ों में ऑनलाइन कर दिए, मोबाइल से खींचते हैं, दे देते हैं। काफ़ी मुतासिर हुआ है। इससे पहले जब तस्वीरें बनती थी वो नेगेटिव का दौर था, बहुत अच्छा था। जब से अब शनाख्ती कार्ड पासपोर्ट में वहीं पर ऑनलाइन हो जाता है काम, तो इस वजह से प्रिंट मीडिया में बड़ा असर पड़ा इसका गहरा। जैसे दूसरों का काम मुतासिर हुआ है, उस तरह हमारा भी काम मुतासिर हुआ है, क्योंकि मोबाइल के थ्रू खासकर व्हाट्सएप की वजह से तो प्रिंटिंग पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। 90% काम ख़त्म हो गया, 10-20% रह गया, और जिनके पास डिजिटल है मशीनें, उनके भी बिजली के मसले। पहले की कमाई और अब की कमाई में क्या फ़र्क है? परसेंटेज के हिसाब से इतना फ़र्क आ गया कि जो पहले हमारा मार्जिन था, प्रॉफिट था, वो ख़त्म हो गया है। पहले की कमाई में सर ये था कि पहले बड़े बड़े मिसाल देते थे कि बोरी भर के पैसा, मुट्ठी में पैसा लेके जाओ, बोरी में सामान लेकर आओ। अब बोरी में पैसा लेके जाओ, मुट्ठी में सामान लेकर आओ। पहले की कमाई में बरकत होती थी, अभी आप जितना कमा लो कोई बरकत नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहुत फ़र्क आ गया। पहले तो एक लाइन से दुकानें होती थी, मशीनें लगी हुई हैं। पहले की तो बात ही अलग है। लाइन लग के फ़ोटो बना, मतलब शुमारी में लाइन लग के भी फ़ोटो बने। काफ़ी हद तक फ़र्क आया सर इनकम में। पहले ये होता था कि हम जेबें भर भर के लेके जाते थे घरों पे अपने, और आसान सी ज़िंदगी आसान थी। अभी के बहुत कमाना बहुत मुश्किल हो गया है। बहुत फ़र्क है। पहले हम 2000 रुपये महीना उठाते थे तो चल जाता था, अब तो 30,000 रुपये भी उठाने फिर भी पूरा नहीं हो रहा हमारा। सर अगर ऐसे देखा जाए तो 75% काम कम हो गया, सिर्फ 25% रह गया है। 80% कम हो गया बिजनेस।
20% ही रह गया, बिजनेस समझो ख़त्म ही हो गया। कौन से लोग हैं जो अब तस्वीरें खिंचवाने आते हैं? अभी जो वो लोग आते हैं जो बाहर जैसे जो जा रहे हैं, जिनकी ज़रूरत है, जिनका काम स्टूडियो के बगैर हो नहीं सकता, वो लोग आ रहे हैं। सर अभी वो लोग हैं जो जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है आउट ऑफ कंट्री के लिए, या ऐसे पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों के लिए जो स्कूल में एडमिशन करवा रहे हैं, स्कूलों में तस्वीर अब लाजमी लेते हैं। सिर्फ स्कूल के बच्चे रह गए जो आते हैं, इसके अलावा कोई नहीं आता। बाहर जो जाते हैं अक्सरियत में वो लोग आते हैं, या फिर स्कूल कॉलेज के बच्चे वगैरह ये आते हैं, वो भी ज़्यादातर मोबाइलों में लेके आ जाते हैं, उनके वालिद वालदा आते हैं। बहुत से पासपोर्ट साइज स्कूल का कार्ड के लिए फ़ोटो बनाते हैं, बहुत से बनवाते हैं, थोड़ा बहुत तो चल ही रहा है। सर ज़्यादा इससे हमारे पास जो है स्कूल कॉलेज और अस्करी इदारे, आर्मी नेवी एयरफोर्स, ये लोग आते हैं हमारे पास। आम पब्लिक का रुझान बहुत कम हो गया हमारे पास यहाँ पे आने का। आते हैं, जैसे जिसको ज़रूरत होगी वही आएगा, जिसको ऑनलाइन वाला होता है वो ऑनलाइन में ट्रांसफ़र कर देता है। जो पुराने लोग हैं वो हमारे पास आते हैं, जिनका रिकॉर्ड हमारे पास पड़ा हुआ वो आते हैं। इसके अलावा नई जनरेशन में देखा गया तो सिर्फ स्कूल के बच्चे आते हैं। क्या आपने बदलते दौर के साथ बदलने की कोशिश की? बहुत कोशिश करी हमने अपने आप को, अपने काम को, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। बहुत कोशिश की है, लेकिन महंगाई का दौर है, कुछ हो नहीं सकता है। सर बहुत कोशिश करिए, लेकिन महंगाई की वजह से कोई भी आगे इम्प्रूवमेंट हो नहीं पा रहा है। बदलते दौर के साथ बदलने की कोशिश करी, लेकिन कारोबारी नहीं है। अब महंगा, अब हम आउटडोर करते हैं, प्रोग्राम वगैरह जो करते हैं ना, अब किसी को 15,000 बता दो तो दूसरा बोलता है यार बहुत महंगा है, छोड़ो यार, 15,000 रुपये में कौन बनवाए। हाँ, कि कोई और भी कारोबार करें, ये फोटोग्राफी में अब जान नहीं रहे। जी कोशिश की है, मग बना रहे हैं। पहले मग नहीं बनते थे, टी शर्टें नहीं बनती थी, बाकी रियल एल्बम बनती है। नहीं, अब बेसिकली एंड है इसका। ये थे वो लोग जो आज भी यही काम कर रहे हैं और ये अपने काम में कोई खास जिद्दत भी न ला सके। इनकी कमाई दिन ब दिन कम होती जा रही है। लेकिन अगर बात करें स्टूडियोज की जो इनके पास मौजूद हैं, वो इससे कैसे पैसे कमा सकते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो उनको चाहिए अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म स्ट्रॉन्ग करें। डिजिटल प्लेटफॉर्म में फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, गूगल ऐड के थ्रू चलाएं, अपने एड्स बनाएं, अपनी पोस्ट बनाएं, वो लगाएं। लोगों को पता तो चले कि एग्जैक्टली वो चीज़ एग्जिस्ट करती है पहले, कि उनके पास ये स्टूडियो अवेलेबल है, ये एग्जिस्ट भी करता है। लोगों को चाहिए कि अपने वो पॉडकास्ट का सिस्टम वहाँ पर करें, उसके अंदर वो लाइट्स ले आएँ, वीडियो की लाइट्स, क्योंकि अभी तक उनके पास जो है ना वो स्ट्रोब्स लाइट्स हैं, जो कि हम कहते हैं फोटोग्राफी की फ्लैश लाइट्स। उसके साथ साथ वो वीडियो की लाइट्स रखें साथ में, पॉडकास्ट के सेशंस ऐड ऑन करें अपने टाइम में। सारा दिन स्टूडियोज़ खाली ही पड़े होते हैं, तो अगर वो 1 घंटा 2 घंटा अगर वो स्टूडियो बना लेते हैं, उसको पॉडकास्ट की जगह उसके लिए बैकड्रॉप्स ले आएँ, मार्केट से मिल जाते हैं इजीली। 14-15 हज़ार रुपये के बैकड्रॉप मिल जाते हैं पेपर के, अच्छे वाले। अगर आप चीप लेने जाएँ तो और भी चीप मिलते हैं, लाइक 4-5,000 के आपको पेपर उसके कपड़े के मिल जाएंगे बैकड्रॉप्स, वो आप ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। देन आप उसके अंदर पॉडकास्ट का जो सिस्टम मैं कह रहा हूँ कि उसके लिए आपको माइक्स मिलेंगे 10-15 हज़ार रुपये के, आप माइक्स ऐड ऑन कर लें। अगर पर आवर भी देते हैं, जो एक स्टैंडर्ड साइज़ है एक अच्छे स्टूडियोज़ का, वो जाता है 6,000 to 7,000 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से वो स्टूडियोज़ जाते हैं। और अगर वो थोड़ा सा उसको हम लोग डाउनग्रेड कर देते हैं तो मेरे ख्याल से 3,000 से 4,000 रुपये ईजीली चले जाएगा उनका स्टूडियो। तो फोटोग्राफी के साथ साथ रेंट आउट भी करने लग जाए अपनी प्लेस को, देन और भी बहुत सारी चीज़ें एनहांस की जा सकती हैं उसके साथ साथ। ये बहुत अहम बात थी, क्योंकि स्टूडियो तो आपके पास मौजूद है और जिन औकात में आपके पास काम ना हो, उन औकात में आप अपने स्टूडियो को रेंट पे देकर एक अच्छी कमाई कमा सकते हैं। अब चलते हैं फोटोग्राफी की जानिब। फोटोग्राफर को कैमरा चलाना तो आता है, लेकिन वो किस तरह कॉर्पोरेट इवेंट की फोटोग्राफी सीख कर अपने काम को बढ़ा सकता है, और कॉर्पोरेट इवेंट की फोटोग्राफी के लिए किन चीज़ों का होना आपके पास ज़रूरी है, आइए आपको दिखाते हैं। क्लाइंट से ना आपको डिटेल ब्रीफ लेना बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहले कि आप क्लाइंट के साथ बैठेंगे ना, तो आप क्लाइंट से पूरा एक रन डाउन होता है, जिसे हम कहते हैं रन डाउन। वो रन डाउन आप लाजमी लेंगे, जिसमें वो स्टार्ट से आपको बताएगा कि हमारा एक गेस्ट जो है एंटर होगा, वो इतने बजे तक हमारी गेस्ट एंट्री टाइम है, चाहिए। उसके बाद इतने देर का हमारा मीट एंड ग्रीट सेशन है, उसके बाद इतनी देर का हमारा स्टेज शो है, स्टेज शो में हमारी ये परफॉर्मेंसेज हैं, ये हमारे जो है ना अवार्ड्स हैं, और ये हमारी उसके बाद डिनर है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होंगी, तो आप पहले से प्रिपेयर होंगे अपने काम को लेके। तो वो इसको हम कहते हैं कि प्री वर्क जो है ना कॉर्पोरेट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है।
तो वो जितनी आपकी स्ट्रांग होगी उतनी अच्छी आपकी एग्जीक्यूशन होगी। सबसे पहले ना इवेंट फोटोग्राफी को समझने के लिए एक आपको क्लाइंट की साइकी को समझना पड़ेगा। सही है, क्लाइंट की क्या डिमांड्स हैं। अच्छा, अब होता ये है कि अमूमन हम या तो सिर्फ क्लाइंट की सुन के काम कर लेते हैं, सही है, और फिर आपकी अपनी क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है उसमें, जो कि आपने ख़त्म नहीं करनी किसी भी हाल में, क्योंकि इन द एंड क्लाइंट को काम से मतलब होता है, उसको अच्छा ही काम चाहिए, वो आपकी टेक्निकल टर्म्स नहीं समझेगा इतनी ज़्यादा। तो आपको उसके पहले क्लाइंट को, सबसे पहले तो क्लाइंट को हम कैच कैसे करें। क्लाइंट कैच करने के लिए आपको चाहिए कि आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें। सही, अब पोर्टफोलियो आप कैसे बिल्ड करेंगे, सिंपल सी बात है, आपने कभी कॉर्पोरेट काम किया ही नहीं है, तो आप उसके लिए स्टार्टिंग जो हम जिस तरीके से हर बंदा करता है कि आप फ्री में काम करते हैं, 1-2 इवेंट्स आप फ्री में करके आप अपनी स्किल्स को देखते हैं कि मेरी स्किल्स किस जगह पे एग्जिस्ट करती हैं। फिर उस हिसाब से आप अपने क्लाइंट को अप्रोच करते हैं कि यार मेरा ये क्लाइंट है, मैं अब इस क्लाइंट पे जाके काम कर सकता हूँ। अब हम किसी क्लाइंट की इवेंट होने जा रहे हैं 100 ईयर सेलिब्रेशंस का फॉर एग्जांपल, या 50 ईयर सेलिब्रेशन का उनका इवेंट हो रहा है, अब हम वो इवेंट कवर करने जा रहे हैं। हमें पता है ये क्लाइंट की डिमांड है कि मेरे स्पेशल गेस्ट आने, उनकी पिक्चर्स चाहिए हमें या हमने कवाली नाइट रखी उसके साथ, हमें उसकी भी पिक्चर्स चाहिए। वो सारी आपके पास इन ब्रीफ है सारी चीज़ें। अब आप काम क्या करते हैं, अब आप सबसे पहले आपको पता है कि कोई भी अगर आएगा गेस्ट, वो रेड कारपेट से आएगा, वो एक रेड कारपेट एरिया होगा, तो आप रेड कारपेट पे अपनी एक टीम असाइन करेंगे जो कि रेड कारपेट का सारा कवरेज करेगी। फॉर एग्जांपल उसमें वीडियो भी हो सकती हैं, उसमें फोटोग्राफी भी हो सकती है। फिर उसको आप कितना क्रिएटिवली रेड कारपेट को एनहांस करते हैं, आप उसमें एक स्टैटिक कैमरा लगाते हैं या फिर आप उसको जिप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आप उसके बाद आप जाते हैं मेन अरेना में, इवेंट के मेन अरेना के अंदर जो है ना, आपको कैंडिड शॉट्स ज़्यादा काम आते हैं, क्योंकि वहाँ पर मीट एंड ग्रीट चल रहा होता है ज़्यादातर इवेंट्स में। कैंडिड शॉट्स कहते हैं बेसिकली कोई भी एक शॉट जो कि सामने वाले को ना पता हो, आप उसका कैंडिड शॉट ले रहे हैं, जिसमें एक एक्शन हो और सामने वाले को पता ना हो कि उसका वो एक शॉट आप ले रहे हैं। तो आप कैंडिड फोटोग्राफी आप करते हैं वहाँ पर मीट एंड ग्रीट की लोगों की, और देन उसके बाद आपका इवेंट जो स्टेज चल रहा होता है, स्टेज को, अब स्टेज भी एक अलग साइंस है पूरी, कि स्टेज में आप फ्लैश लाइट यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर आपकी वही चीज़ सारी वीडियो में रिकॉर्ड भी हो रही होती है। तो आप उस लाइट को अंडरस्टैंड करते हैं कि वहाँ पर स्टेज पे किस किस्म की लाइट है, उस हिसाब से आप अपने कैमरा की सेटिंग्स बनाते हैं। आप उसके बाद उसको स्टेज को कवर करने जाते हैं। देन स्टेज में अगेन अगर आपने कभी स्पीड में काम किया हो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड या स्पीड में, तो वो काम आती है आपको टेक्निक्स वहाँ पर कि आपको हाई स्पीड अपर्चर चाहिए, लो लाइट कैमरा चाहिए, लो लाइट लेंसेज चाहिए, फास्ट लेंसेज हों आपके। फॉर एग्जांपल एक होते हैं बेसिक लेंसेज नहीं, आपको एल सीरीज़ के इंपॉर्टेंट लेंसेज चाहिए जो कि फ़ास्ट काम करें, जो कि फ़ास्ट फोकस कर सकें इमेज को, तो वो आपको चाहिए, वो इक्विपमेंट। फिर आप स्टेज उस तरीके से कवर करते हैं। दैन इन द एंड फिर वही आपकी फिर टेक्निक्स इन्वॉल्व हो जाती हैं। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात स्टेज कवरेज में जब आती है ना, वो आ जाती है कि आपको जो करना है लाइव आपने हासिल करना है एट द मोमेंट, क्योंकि अगर आपसे कोई चीज़ मिस हो गई तो वो दोबारा नहीं हो सकती किसी भी तरह। कि अगर फॉर एग्जांपल कोई एक अवार्ड रिसीव करने आ गया चेयरमैन उस कंपनी का, तो अगर वो आपसे शॉट मिस हो गया तो वो दोबारा कभी भी अपना अवार्ड रिसीव करने वहाँ पर नहीं आएगा। तो आपको फास्ट रहना है, फोकस्ड रहना है। ऑब्वियस सी बात है, इट्स अ टीम वर्क, ये एक बंदे का काम नहीं है, आपको उसके लिए टीम बनानी पड़ती है। अच्छा, टीम बनाने से अगर हम बात करें तो आप अपने सराउंडिंग्स में अपने जो कलीग्स हैं आप उनको गैदर करेंगे, एक टीम बनाएंगे। अच्छा, टीम बना के आप क्या करेंगे, उसके बाद आप उनको एजुकेट करेंगे कि आपने काम किससे क्या काम लेना है, किसका काम किस एरिया में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो कोई गेस्ट कवरेज कर रहा होगा, कोई कैंडिड शॉट्स कर रहा होगा, कोई आप किसी को बैक स्टेज के लिए असाइन करेंगे। आप जब सबको असाइन करेंगे ना, उनकी एक्सपर्टीज़ को भी उनको आप ब्रीफ करेंगे कि आपसे मुझे ये काम लेना है, आपने मुझे ये काम करके देना है, आपने कैंडिड शॉट्स लेना है, आपने ग्रुप शॉट्स करना है, आप ग्रुप शॉट्स करेंगे। और ये सारी चीज़ें करके ही आपकी टीम बनेगी और इसी तरीके से आप एक फाइनल एग्जीक्यूशन पे जाएंगे। अब चलते हैं शादियों की जानिब, जिसका सीजन साल के 10 से 11 महीने तो रहता ही है, और शादियों में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी ना हो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। शादी की वीडियो और फोटोग्राफी कैसे होती है और इनमें किन चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है, आइए आपको दिखाते हैं। अच्छा, बैंक्वेट पे जब आप सबसे पहले जाएंगे ना, तो सबसे पहले आप जाके पॉइंट आउट करेंगे कि कहाँ पे क्या एरिया किस हिसाब से खूबसूरत आ रहा है। चाहिए कि किस जगह पे फूल हैं, किस जगह पे क्या डेकोरेशन है, जो आपके किस जगह पे आपको डेप्थ मिल रही है शॉट में, वो आप चीज़ें अपनी पॉइंट आउट कर देंगे, लोकेशंस चाहिए, और वहाँ से आप स्टार्ट करेंगे काम। और फिर आप लाइट देखेंगे कि लाइट सोर्स कहाँ से अच्छी आ रही है, क्योंकि बैंक्वेट में होता है कि लाइट शेंडलियर्स लगे होते हैं बहुत सारे,
तो वो आपको वो भी अपने उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइट फोटोग्राफी में, तो वो भी आप उस देखेंगे कहाँ पे लाइट सोर्स आपकी अच्छी आ रही है, आप वहाँ पर वो फिर शूट्स करेंगे। कौन से इम्पॉर्टेंट पर्सन है, आप उनके ग्रुप शॉट्स होते हैं वेडिंग में, आप वो लेंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा भी होता है कि जो फोटोग्राफर्स के ऊपर लोग बताते नहीं है कि, लेकिन बाद में पता चलता है कि यार हमारा ताया तो मिस हो गया उस फोटो में, ग्रुप फोटो में या फिर किसी फोटो में, तो वो बेसिकली क्लाइंट खुद नहीं बताता और ब्लेम सारा फोटोग्राफर्स को कर देता है। वो आप अपने पास नोट डाउन कर लेंगे कि ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये पॉइंट आउट कर लेंगे कि उनके साथ फिर आप फैमिलीज़ के जो है ग्रुप शॉट्स करेंगे, और सेशन हो गया, ग्रुप शॉट्स हो गया, और कैंडिड शॉट्स। अगेन कैंडिड शॉट्स भी आजकल वेडिंग फोटोग्राफी में कैंडिड शॉट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा चलने वाली चीज़ है। अच्छा, सबसे पहले आप लिखेंगे अपना रिसर्च करें। रिसर्च क्या करें? वेडिंग फोटोग्राफी इन बैंक्वेट इन XYZ, जिस भी आप एरिया में जैसे आप काम कर रहे हैं, आपकी अपनी वर्किंग पोजीशंस होंगी, वो सही है, वो आप करें। वहाँ से आप अपने रेफरेंसेस निकालें। रेफरेंसेस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि आपके सामने जब एक कपल होता है ना, वो मॉडल नहीं होता, सही है। और अच्छा, प्लस उनका जो है ना वो पहला दिन होता है शादी का, तो उनका भी क्लोजनेस का वो पहला दिन होता है, वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो वो आप रेफरेंसेस जब आपके पास होंगे ना, तो आपको पोजिंग कॉम्पोजिशन करने में बड़ा ईजी हो जाएगा। तो आप वो बेस्ट ऑफ उनको अपने 25-30 जितनी भी आपको इमेजेस आपने निकालनी है, आपने रेफरेंस, वो आपको क्लाइंट को दिखाएंगे भी, और उसी तरीके से आप शूट भी करेंगे। वो आपके लिए भी इजी होगा, क्लाइंट के लिए भी इजी होगा कि उसको भी पता होगा कि भाई मेरी इमेज क्या आनी है एंड रिजल्ट। शादी की वीडियोग्राफी के लिए कौन सी चीजें अहम होती हैं और आजकल मार्केट में क्या इन है? आजकल ना बड़ा फास्ट कंटेंट का दौर आ गया। फास्ट कंटेंट इन सेंस के आपको याद होगा हम खबरनामा सुनते थे, सही है, लेकिन आज हम हेडलाइंस देखते हैं सिर्फ, चाहिए। तो बड़ी स्पीड का कंटेंट आजकल आ गया। आजकल पहले ड्रामे बनते थे 20-20 एपिसोड्स के, 25 एपिसोड्स के, आज बनते हैं मिनी सीरीज़ के नाम से 9-9, 8-8 एपिसोड पे। तो फास्ट कंटेंट का दौर है। तो इसी तरीके से वेडिंग में भी यही जो है ना एक ट्रेंड आया है नया कि आप लोग पूरी शादियों की वीडियोस कोई नहीं देखता, आप 2-2 घंटे की, अब वो देखते हैं हाइलाइट्स, सही है। अब हाइलाइट्स क्या है? हाइलाइट्स जो है ना एक ब्यूटी शॉट पे बेस्ड एक वीडियो है जो कि 2 से 3 मिनट की है, सही है, क्योंकि वो इजी हो जाती है, छोटी फॉर्मेट में हो जाती है, सब लोग एक दूसरे को व्हाट्सएप करके भेज देते हैं, देख लेते हैं उसका, और क्योंकि ड्यूरेशन कम होने की वजह से वो इजी फाइल हो जाती है उसकी। अच्छा, हाइलाइट्स बनती है ऐसे हैं कि इसमें बहुत सारे ब्यूटी शॉट्स और टेक्निक्स इन्वॉल्व हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल आप एक स्लो मोशन एक टेक्निक है, सही है, वो आप करते हैं। अगर आप इस तरीके का, फॉर एग्जांपल आजकल तो हर कैमरा के अंदर है, सही है, 60 फ्रेम्स तो इजीली सारे कैमराज में है आजकल लेटेस्ट वाले। अगर नहीं भी है तो आप उसको शूट कर लें एटलीस्ट उस तरीके से जो कि आप एडिट में अपने पास उसको स्लो मोशन में कन्वर्ट करवा लें। एक उसमें बड़ी एक बैक शॉट होता है, एक दूसरे को देखने के मोमेंट्स होते हैं, मोमेंट्स आप बहुत सारे ऐड करें उसमें ना। बेसिकली वॉकिंग मोमेंट हो गया, फैमिली के मीट एंड ग्रीट के मोमेंट हो गए, दूल्हा दुल्हन से लोग दोस्त आके मिलते हैं, वो बड़े अच्छे मोमेंट्स निकलते हैं। कोई सेलिब्रिटी आ गया, कोई नोन पर्सन आ गया, उनके मिलने के मोमेंट्स आप ऐड करते हैं, बहुत सारे हैं। वो सारे जो अच्छे मोमेंट्स हैं वो सारे गैदर करके आप 2 मिनट में, 3 मिनट में, इनफैक्ट आजकल तो लोग हमें 1-1 मिनट का बोलते हैं कि 1-1 मिनट की हाईलाइट बना दें। तो वो 1-1 मिनट की जो है ना, वो या 2 मिनट 3 मिनट की आप हाईलाइट की वीडियो बनाएं, वो बहुत अच्छी लगती है और वही आजकल ट्रेंड में। अच्छा, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ना, जब आप शूट कर लें उसके बाद आप क्लाइंट के साथ इन टच तो होते हैं। आप शादी के जो और मेहंदी का, शादी का और वलीमे के सॉन्ग्स हैं ना, वो आप क्लाइंट की सिलेक्शन पहले करवा लें। वो इसलिए कि कोई भी चीज़ एडिट होने से पहले ना उसका म्यूज़िक होता है। एडिट की एक कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जिनमें म्यूज़िक आपके पास पहले होना चाहिए, उसके बाद ही वो एडिट होता है। तो आप पहले जब आपके पास सॉन्ग्स होंगे तभी आप उसकी हाईलाइट की वीडियोस उस सॉन्ग के ऊपर उस तरीके से एडिट कर सकेंगे, क्योंकि वो एडिट जो होती है वो सॉन्ग की बीट पे एडिट होती है बेसिकली। तो वो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप पहले से क्लाइंट से जो है ना डिस्कस करके वो सॉन्ग सिलेक्शन कर लें, मेहंदी के, शादी के और वलीमे के, ताकि वो आपके पास पहले से ही होने चाहिए। पुराने दौर के लोग कैमरा चलाना तो जानते ही हैं, अगर वो इसे पढ़ाना भी शुरू कर दें तो उससे भी वो एक अच्छी कमाई कमा सकते हैं। जैसे शॉप वाले हैं वो इतने पुराने हैं, उनको कैमरा यूज़ करने आते हैं। अपने सराउंडिंग में लोगों को आजकल कैमरा का बड़ा क्रेज़ है, तो वो उनको सिखाएं, वो वहाँ पर क्लासेस भी दे सकते हैं। तो ये भी एक सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। ये सोर्स ऑफ बिजनेस में ना एक वैल्यू एडिशन हो सकता है कि वो एक सस्ती सी क्लासेस देने शुरू हो जाएं जिसमें कुछ बेसिक फीचर्स हैं कैमरा के, वही सिखाने लग जाए। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कैमरा है, इसमें बड़ी कैमरा में कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, सही है। एक है शटर स्पीड, सही है, जो कि ये एक आप 100 देख रहे हैं मेरे सामने, इस पर
ये 125 160 ये शटर स्पीड कहलाती है। ये बड़ी काम की चीज़ है। सही है। अच्छा ये क्या है, ये आपके लेंस के और आपके सब्जेक्ट के बीच में एक जो स्पीड है उस पर काम कर रही होती है। फॉर एग्जांपल अभी इसमें मैंने 85 mm का लेंस लगाया हुआ है। सही है। और मेरा सब्जेक्ट है ह्यूमन। सही है। तो मुझे पता है कि शटर जो है मेरा 85 लाजमी होना चाहिए और इनफैक्ट उससे ऊपर होना चाहिए। सही है। उससे ऊपर के आप मेरा सब्जेक्ट कितनी स्पीड में काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल वो अगर वो स्टैटिक फ़ोटो खिंचवा रहा है तो मैं 85 100 पे काम कर सकता हूँ ईजीली। अगर फॉर एग्जांपल मेरा सब्जेक्ट मूवेबल है, मूव हो रहा है, वो साइकिल चला रहा है, तो मेरा शटर ऊपर हो जाएगा, उसकी स्पीड के हिसाब से चला जाएगा। वो अब 160 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है। तो शटर बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी भी फोटोग्राफी में। देन उसके बाद हम आ जाते हैं अपर्चर, जिस पे हम कहते हैं F 1.8 1.6। ये एक, अगर मैं आपको इसको कंपैरिजन दूँ शटर और अपर्चर को ह्यूमन आँख के साथ, तो एक बड़ा बेसिक इसका फार्मूला है कि शटर जो है आँख को ब्लिंक करना है और अपर्चर जो है ना आपके आँख का तारा है। अब आप जब एक कम लाइट वाली जगह पे चले जाते हैं तो आपके आँख का तारा बड़ा हो जाता है। तो एग्जैक्टली आपका अपर्चर इस तरीके से काम करता है कि आपको अपर्चर ओपन करना पड़ता है अपने कैमरा का। सही है। और अगर आप किसी ज़्यादा लाइट वाले एरिया में चले जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप धूप में आ गए, तो आपके आँख का तारा छोटा हो जाएगा, तो उस पर अलर्ट हो जाएगा ना, वो थोड़ा सा आप कभी नोट कीजिएगा। तो आपको अपने अपर्चर को छोटा करना पड़ेगा। सही है। उसको हम कहते हैं कि हम अपर्चर को छोटा करना, लेकिन एक्चुअल में हम उसका नंबर बढ़ा रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं कम एक स्टूडियो सेटअप में हूँ तो मैं कम अपर्चर पे शूट कर रहा हूँ तो मेरा अपर्चर होगा 1.6 1.4। सही। अगर मैं आउटडोर पे जा रहा हूँ तो मेरा अपर्चर बढ़ जाएगा, फॉर एग्जांपल F4 चला जाएगा, F5 पे, F6 पे मैं ज़्यादा अपर्चर पे काम करूँगा ताकि लाइट को मैं एक परफेक्ट मीटरिंग पे इनहांस कर सकूँ। अच्छा एक तीसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके साथ ही, जो कि इन सारी चीज़ों को रिलेट करती है, जिसको हम कहते हैं ISO। ये है ISO। सही है। ISO भी जो है एक लाइट है। सही है। ये भी एक काम करती है। अच्छा इसको हम ज़्यादा इनहांस 800 से 900 से ऊपर नहीं जाते क्योंकि इससे ज़्यादा ISO ग्रेन ऐड करने लग जाता है। लेकिन आजकल इन लेटेस्ट कैमराज़ के अंदर ग्रेन का ऑप्शन बहुत अच्छा है कि इसमें नहीं होता। लेकिन अगर आप एक बिगिनिंग का कैमरा यूज़ कर रहे हैं तो आप 1600 ISO से मैक्सिमम ज़्यादा ऊपर नहीं जाइएगा कभी भी। ये एक मेरी पर्सनल ओपिनियन है आपको, क्योंकि फिर उसके बाद आप प्रिंटेबल फॉर्म में उस फोटोज़ के अंदर ग्रेन देखेंगे। सही है। और ISO भी आप बैलेंस करते हैं अपने लाइट के हिसाब से कि आपको लाइट उस टाइम पे क्या मिल रही है, उसके हिसाब से इन तीनों चीज़ों को जब आप मर्ज करते हैं तो आपके पास एक परफेक्ट मीटरिंग आती है, एक परफेक्ट एक लाइट की सोर्स आपके कैमरा एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद आपकी एक परफेक्ट इमेज आती है। और इनफैक्ट एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट कैमरा का जो है ना एक है पॉइंट, जो कि मैं बोलूँगा कि वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं फोकस पॉइंट। अगर आप ऑटो फोकस पे शूट कर रहे हैं, तो ऑटो फोकस पे होगा ये कि अगर फॉर एग्जांपल आप किसी ह्यूमन को शूट कर रहे हैं, उसका उसने पेट का फोकस कर लिया तो वो उसका फेस फोकस नहीं होगा। तो आपको हमेशा आई फोकस करनी है किसी भी सब्जेक्ट की, ह्यूमन की। तो आप फोकस पॉइंट अपना मैन्युअली सेट करें और उसको जो है फेस पे रखें पोर्ट्रेट के लिए, और उस जो जिस चीज़ को आप फोकस करना चाह रहे हैं आप उस पर फोकस पॉइंट सेट करें और शूट करें। तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं और ये आप जो है ना अपने सराउंडिंग में अपने लोगों को सिखाएं, क्लासेस दें। इनफैक्ट और भी टेक्निक्स हैं, जितना आप पढ़ाएंगे उतनी आपकी भी ग्रिप होगी, जितनी आप चीज़ें बताएंगे उतनी आपकी ग्रिप होगी। अच्छा फेसबुक पे जाएं, आप जाके लिखें फ़ोटोग्राफ़र रिक्वायर्ड इन कराची, इन लाहौर, इन इस्लामाबाद, आपको बहुत सारे स्टेटस मिल जाएंगे। तो आप देखेंगे कि कौन सा किस डेट का स्टेटस है। ऑब्वियसली बात है प्रेजेंट किसने अभी लगाया स्टेटस, आप उनको इंगेज करेंगे, उनको इनबॉक्स करेंगे और वहाँ से आप अपनी लीड्स जनरेट करेंगे और आप बिजनेस कर सकते हैं और आपको स्टूडियो और इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जब आपकी कम्युनिटी बन जाती है ना काम वाले लोगों की, तो आपके पास फिर काम सराउंडिंग से भी आने लग जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास अगर कोई काम है और मैं वो नहीं कर पा रहा इस वक्त, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने किसी कलीग को वो काम ट्रांसफ़र कर दूँगा। अच्छा उसमें आपके भी कुछ पैसे बन जाते हैं, उसके कलीग के भी बन जाएंगे, आप उसको भी इंगेज कर लोगे, उसका भी काम हो जाएगा, आपका भी काम हो जाएगा। तो आप एक कम्युनिटी ज़रूर बनाएं, कम्युनिटी से जो है ना बड़ा फ़ायदा हो जाता है। आप इन द एंड कभी ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन भी बन जाती है कि आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते कोई काम, कि आप किसी इमरजेंसी में इंगेज हो गए, तो आप वो काम डिस्टर्ब नहीं करने देते, आप उस किसी और को इंगेज कर देते हैं उस काम के लिए। तो आप अपने फ्रेंड को या फोटोग्राफ़र को, किसी और दोस्त को आप उसको असाइन करवा देंगे उस काम पे कि वो काम करेगा, उसमें कुछ ना कुछ आपको भी एक अच्छा अमाउंट मिल जाता है।
सोशल मीडिया को आप जितना अच्छा प्रोफेशनली यूटिलाइज़ करेंगे ना, उतना अच्छा आप अपनी सोर्स ऑफ इनकम बना सकेंगे। ओल्ड स्कूल होने की वजह से भी इतना मायूस ना हो, लेकिन हो जाएगा, बहुत इजी है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। ये कैमरा भी तो चलाना सीख ही लिया है ना, तो आगे भी सीख लेंगे, आगे भी काम कर लेंगे। जी हाँ, आपने देख लिया कि पुराने दौर के फोटोग्राफर अब क्या क्या कर सकते हैं और वो किस तरह अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। ये एक काम और भी कर सकते हैं कि इनके स्टूडियो के इतराफ में जो स्कूल हैं, जहाँ कोचिंग्स हैं, वहाँ पर जाकर बात करें कि वो जो भी इनका इवेंट हो उसकी तस्वीरें इनसे खिंचवाएं या फिर तस्वीरें खुद खींचकर इन्हें भेज दें, जिसके ये प्रिंट निकाल कर पासपोर्ट साइज में करके स्कूल में पहुंचा दें। आपने खुद देख लिया कि रास्ते बहुत सारे हैं। अब ये आप पर है कि आप कौन सा रास्ता चुनकर अपने आप को और अपने कारोबार को बदल सकते हैं।